नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, आज बात बहुत बड़ी करने वाला हूं, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज ऐसी ऐसी खबरें आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर बिहार की सियासत में क्या होने वाला है। देखिए, बिहार की सियासत, ऐसे कहते हैं लोग कि केंद्र की राजनीति जो भी करता है उसको बिहार जीतना और यूपी जीतना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में सभी राष्ट्रीय पार्टियां, या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल हो, सभी की नजरें जो है यूपी और बिहार पर रहती हैं। और बिहार भी इसमें, क्योंकि देखिए 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें कौन जीतता है, इस पर डिपेंड करता है कि केंद्र में उसकी अहमियत क्या होने वाली है। इंडिया की बैठक 3 बैठकें हो चुकी हैं। आज हम बात इंडिया की बैठक से निकले बातों को बिहार पर क्या असर हुआ है, बिहार में उसको लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं और क्या सीट शेयरिंग को लेकर के क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सारी जानकारी देंगे। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और कौन से नए दल इंडिया में शामिल हो सकते हैं और कौन से बीजेपी की क्या तैयारी है। देखिए, इंडिया की 3 बैठकें हुई, पटना, बेंगलोर और फिर मुंबई। हालांकि कुछ चीजें अभी रह गई कि लोगो जारी नहीं हुआ, संयोजक का नाम सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खाने तैयारियां शुरू हो गई हैं। या फिर वो आरजेडी हो, या फिर वो जेडीयू हो, या फिर वो कांग्रेस हो। और सबसे बड़ा बखेड़ा जो है वो पैदा होने वाला है सीट शेयरिंग को लेकर के। तो आज हम सीट शेयरिंग को लेकर के आपको बताएंगे और क्या इन लोगों का गणित बैठा है उसकी पूरी जानकारी देंगे। देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग की होने वाली है और बताया जा रहा है कि जो गठबंधन में जो शामिल हैं उनको सितंबर, यानी कि ये पूरा महीना दिया गया है सीट शेयरिंग को फाइनल करने के लिए। और बिहार में ये सीट शेयरिंग का जो जिम्मेदारी है, जो इसकी जो जिम्मेदारी मिली है, वो नीतीश और लालू यादव को ये जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि लालू यादव कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में होंगे, नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में होंगे। पिछली बार आरजेडी 0 पे आउट हो गई थी, लेकिन इस बार स्थितियां बदलेंगी। इसलिए बदलेंगी क्योंकि जेडीयू इस बार आरजेडी के साथ है। ऐसे में कहा जा रहा है हम एक एक पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। देखिए, भले ही लालू यादव की पार्टी लगभग जेडीयू से, मतलब यानी कि आरजेडी से जेडीयू की संख्या जो है विधानसभा में लगभग आधी है, लेकिन जब लोकसभा की बात होगी तो पिछली बार जेडीयू के सांसद लगभग 17 थे। ऐसे में इस बार भी जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी वो महागठबंधन यानी कि INDIA की जो कमेटी है वो तय करेगी। और उसमें जो है लालू यादव और नीतीश कुमार की भूमिका रहने वाली है, कितनी कितनी सीटें। लेकिन जो खबरें छनकर आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि लालू यादव इसमें सबसे ज्यादा सीटें अपने पास रखने वाले हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कितनी सीटें, आप भी कुछ कमेंट में बता सकते हैं कितनी सीटें मिलेंगी। अगर नहीं बताना चाहते तो हम बता देते हैं। देखिए, लालू यादव को अब की बार, यानी कि आरजेडी इस बार लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार वो एक भी सीट नहीं आई थी, तो ऐसे में 16 सीटें ये। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और जेडीयू की भी ऐसी सूत्रों का कहना है कि जेडीयू भी लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन 16 सीटों में उसकी सीटें कुछ घटेंगी। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा कि 16 सीटों में वो कम, जेडीयू कम क्यों होगी। इसके अलावा
कुछ और दल जैसे कि मुकेश सहनी, जो कहा जा रहा है कि वो अंतिम तक वो इंडिया गठबंधन में ही आने वाले हैं, क्योंकि एनडीए से उनकी बन नहीं रही है, तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, भाकपा माले हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी, ये भी आपको जानकारी देंगे। एक एक पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी वो सारी जानकारी देंगे। देखिए अभी आपको हमने बताया कि आरजेडी को 32 सीटें 16 सीटें मिलेंगी, जेडीयू लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग मन बना रहे हैं कि 4 सीटें ये लोग कांग्रेस को देना चाहते हैं। हालांकि मामला यहीं फंसेगा, कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी। हालांकि इसका भी एक बी फॉर्मूला जो हर पार्टी रखती है, बी फॉर्मूला भी तैयार है कि अगर 4 सीटों पर अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो एक आध सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो सीटें बढ़ेंगी तो किसके हिस्से से वो सीटें आएंगी। देखिए 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटों में से अगर 32 सीटें अगर आप समझ लीजिए कि जेडीयू और आरजेडी लड़ेगी तो बाद बाकी 8 सीटें बचती है। अब 8 सीटों में अब इतने दल हैं, कांग्रेस है, भाकपा माले है। उसमें एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पशुपति कुमार पारस के 3 सांसद जो है वो गुपचुप तरीके से लालू और नीतीश से मीटिंग कर चुके हैं, और कहा जा रहा है कि ये तीनों सांसद चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। ऐसे में उन तीनों का क्या होगा, वो 3 सीटें कहां से मैनेज होंगी, क्योंकि जब 8 सीटें बचेंगी तो ऐसे में वो 3 सीटें जो पशुपति पारस के जो सीटिंग एमपी है वो अगर जाते हैं तो वो सीटें कहां से मैनेज होगी, उसकी भी जानकारी देंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आज हम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का चुनाव आप समझ लीजिए कि सेमीफाइनल होने वाला है विधानसभा के पहले, क्योंकि लोकसभा में जो जितना बेहतर करेगा विधानसभा में उसको उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्या क्या किसको किसको मिलने वाला है। देखिए 40 लोकसभा सीटें हैं, 16 आरजेडी, 16 जेडीयू, 5 जो है वो कांग्रेस, अगर 4 पर नहीं मानेगी तो 5 कांग्रेस को दी जाएंगी। सीपीआई को 1 सीट, सीपीआई एमएल को 1 सीट, और मुकेश सहनी आते हैं तो 1 सीट। ऐसे में अगर पशुपति पारस अगर आते हैं आईएनडीआईए गठबंधन में तो उन्हें 3 सीटें मिलेंगी। हालांकि यह तभी संभव है जब हाजीपुर वाला मामला जो है अगर नहीं सुलझता है, क्योंकि हाजीपुर को लेकर के एक तरफ से चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि भैया हम लड़ेंगे, दूसरी तरफ पशुपति पारस अड़े हुए हैं कि हम लड़ेंगे। तो अगर वो मामला नहीं सुलझता है तो पशुपति पारस और पशुपति पारस के संगी साथी जो है वो आईएनडीआईए गठबंधन में जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर 3 सांसद अगर जाते हैं तो 3 सांसदों का समझ लीजिए कि ये सीट जो शेयरिंग की बात अभी मैं कर रहा हूं, उन 3 सीटों को जेडीयू के खाते से देने की तैयारी चल रही है। देखिए ये पहले से ही तय हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी को आप सीट ऑफर कर देते हैं, उसके बाद अगर सीट लेते हैं तो फिर वो निगेटिव छवि जाती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये पहले से ही तय होगा कि अगर ये आएंगे तो इनको कहां से सीटें दी जाएंगी, वो अगर वो पार्टी आएगी तो उन्हें कहां से मैनेज किया जाएगा। अगर कांग्रेस 5 सीट पर भी नहीं मानती है तो फिर वो कहां से मैनेज किया जाएगा, क्या आरजेडी उनको 1 सीट देगी या फिर जेडीयू सीट देगी। ऐसे में अगर पशुपति पारस अगर एंट्री करते हैं तो वो जेडीयू के खाते से वो 3 सीटें जाएंगी जो तीनों सीटिंग एमपी हैं। हालांकि जेडीयू के ऑलरेडी 16 से 17 सांसद हैं जो सीटिंग एमपी हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कई सांसदों का टिकट कट सकता है। उसमें कई जगह हमने आपको कई खबरों में बताया भी है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए आरजेडी के सामने ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आरजेडी के 2019 में एक भी सांसद नहीं थे। ऐसे में आरजेडी नए चेहरों पर भी दांव खेल सकती है, अपने पुराने चेहरों पर भी दांव खेल सकती है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो सीटिंग एमपी हैं वो उनको अगर टिकट नहीं दी जाती है तो वो पाला बदल सकते हैं। ऐसे में जेडीयू को नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी भी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी जो है वो चाह रही है कि भैया हम जो है लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ें। जो पिछली बार 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो अपने आप को 2 गुने सीटों पर
इस बार चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, क्योंकि देखिए पिछली बार जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी, ऐसे में सीट का फॉर्मूला अलग था। लेकिन इस बार जो है बीजेपी बड़े भाई के तौर पर, एनडीए में बीजेपी बड़े भाई के तौर पर चुनाव में उतरने वाली है। ऐसे में वहां भी कई नए चेहरे आपको सामने दिख सकते हैं, क्योंकि बिहार के कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी प्रत्याशी कभी जीते ही नहीं, या तो वो अपने सहयोगी दलों जेडीयू को दे दिया हो टिकट, या फिर वो एलजेपी को टिकट दे दिया हो, लेकिन बीजेपी वहां पे खुद न लड़के अपने सहयोगियों को सीटें देती रही है। लेकिन अगर 30 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो इस बार कई बीजेपी में भी कई नए चेहरे आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा कई दिनों से चल रही है, लेकिन जो तीसरी बैठक मुंबई में हुई है उसके बाद से यह चर्चा ज्यादा आम हो गई है, क्योंकि सीट शेयरिंग का सबसे ज्यादा मामला फंसने वाला है। चलिए, अभी इंडिया गठबंधन की तो बात हमने कर दी, लेकिन एक मामला और है जो बिहार राजभवन और शिक्षा विभाग में जो जंग जो अभी पिछले महीने से शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। कई आदेश जो है वो एक तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं, उसके बाद जो है राजभवन की तरफ से जारी कर दिए जाते हैं उसको कि भैया आप शिक्षा विभाग के आदेश को नहीं मानिए। ऐसे में एक बार फिर वो मामला जो है वो सामने आया है। एक बार फिर जो है आदेश जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया कि भैया जो वीसी हैं, वीसी अगर छुट्टी पर जाते हैं या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं मुख्यालय से, तो इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दीजिए। हालांकि देखिए ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, जो आम आदमी इन चीजों को जो पढ़ता है वो समझता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं उस पे राजभवन का अधिकार क्षेत्र है। ये सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो राजभवन से चलता है, लेकिन जो फंडिंग होती है वो बिहार सरकार देती है। यानी कि इसमें दोनों का अधिकार, देखिए अधिकार क्षेत्र में जो है वो शिक्षा विभाग यानी कि बिहार सरकार एंट्री करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब मामला बीच में जब मामला हुआ था, वीसी वाला जो मामला हुआ था, आप लोग को हमने बताया ही था कि वीसी का जो मामला हुआ था जो नियुक्ति वाला, तो वहां से भी आदेश जारी हो गए थे, राजभवन से भी आदेश जारी हो गए थे। लेकिन एक बार फिर जो है ये मामला फिर से सामने आया है। ऐसे बीच में जो है नीतीश कुमार राजभवन गए थे, मुलाकात किए थे, वो वाला सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन अब एक नया मामला जो है वो फिर से सामने आया है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या फिर से राजभवन वर्सेज बिहार सरकार हो सकता है, क्योंकि हम जब से के पाठक ने यहां मोर्चा संभाला है, शिक्षा विभाग का एसीएस का पद संभाला है, तब से उसके पहले तक सारी चीजें सामान्य चल रही थी। लेकिन जैसे ही के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं तब से यह मामला जो है राजभवन वर्सेज बिहार सरकार हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में अब इस क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि देखिए बिहार सरकार पैसा देती है तो कुछ ना कुछ दबाव तो देगी ही। अब चुनाव का समय है, अब जान ही रहे हैं कि राजभवन में कौन बैठा है, बिहार सरकार में कौन बैठा है, तो ऐसे में चीजें चलती रहेंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, है ना। अगर अभी तक आपने कलम इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए, हौसला बढ़ता रहेगा। शुभ रात्रि।